बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट पढ़ा रहा था जब थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आया था। तो अब मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है उसी के हवाले से भेज रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ जो थोड़ी सी समझाने वाली हैं। बाकी मैं इस चैप्टर के बच्चों नोट्स आपको शेयर करूँगा और आपने इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है। इसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो जस्ट आपने पढ़ने हैं और इसमें से एक क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही बताया है पेपर में आता है और ये जस्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। इसको मैं कुछ चीज़ें आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और कुछ मैं नोट शेयर करूँगा। इसको आप तैयार कीजिएगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस विद मी। अच्छा, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बेसिकली ये हमने टॉपिक पढ़ना था। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन या एग्रेरियन रेवोल्यूशन जो है ये एक ऐसा हिस्ट्री के अंदर ट्रांजिशन पीरियड है जिसमें ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्होंने जो हंटिंग या पेलियोलिथिक डाइट वो यूज़ करते थे वो उसको कन्वर्ट किया एग्रीकल्चरल डाइट के अंदर, यानी कि फूड कल्टीवेशन स्टार्ट की। और इसमें बुनियादी तौर के ऊपर देखें जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं तो वो बहुत वास्ट हैं और बहुत फास्ट में होती रही हैं, लेकिन प्रॉपर जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है ये वो रेवोल्यूशन है जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आया। ठीक है जी, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है 17 से 19 सेंचुरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हिस्ट्री में मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर आए हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 10,000 BC में आया था। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसमें ट्रांजिशन हुई थी हंटिंग से, लोगों ने कुछ हद तक सेटल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट की थी। फिर दूसरा जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है वो इस्लामिक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है जिसका टाइम पीरियड 8 से 13 सेंचुरी है। इसमें जो न्यू क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना शुरू किया था साइंटिस्ट ने और कुछ एडवांस टेक्निक्स जो थी वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फिर जो मेन जिसको हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं बेसिकली ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है जो 17वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी के दरमियान आया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हवाले से हुई है और ये जो रेवोल्यूशन आया था दैट वाज इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, फिर इसके बाद सेम टाइम पीरियड में स्कॉटलैंड में स्कॉटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया है जिसमें मॉडर्न और प्रोडक्टिव सिस्टम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हवाले से। अब जो सेकेंड एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है वो 1930 से 60s का स्पैन है जब बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इस तरह की जो डेवलप टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इन टेक्निक्स के इस्तेमाल होने की वजह से। तो ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन इसमें जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है दैट इज़ रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज़ द प्रीकर्सर टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है और ये एक बहुत ही अहम पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में और इसका इन्वायरमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है वो अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हुई थी आपकी प्रोडक्शन में और देखें इसमें वजह ये है कि लैंड प्रोडक्टिविटी यूके में बहुत बेहतर थी, लेबर फोर्स भी बढ़ रही थी और इसलिए ये बहुत ही बेटर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारी जो लेबर फोर्स है वो बढ़ती रही और उसके बाद जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया तो फिर उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई रोड्स की, चैनल्स की, कम्युनिकेशन की, बड़ी बड़ी मशीनरीज की। तो फिर अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से दुनिया जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ चली गई। अच्छा, अब अगर इन्वायरमेंट के हवाले से आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स देखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए दो तरह की एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स थे उनके ज़रिए से क्या इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट आया। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट ख़त्म होना शुरू हुए क्योंकि लैंड चाहिए थी हमें, हमने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दी।
बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गई और सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए। मॉडर्न एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जिसमें हमने टेक्निक्स इस्तेमाल की उनकी वजह से एक तो सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आया सॉइल के अंदर। फिर हमने पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए तो पेस्टिसाइड रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। पेस्टिसाइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक तो प्रॉब्लम होती है जिसको पेस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है। जितने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे पेस्ट उतना ज़्यादा अपने आप को उस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट करता चला जाएगा, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पेस्टिसाइड जब यूज़ किए जाते हैं तो बहुत सारे नॉन टारगेट स्पीशीज़ या नॉन टारगेट इंसेक्ट्स जो हैं वो भी किल होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी होती है पेस्टिसाइड्स की वजह से। इसका मतलब ये है कि पेस्टिसाइड्स फूड चेन्स के अंदर ट्रैवल करते हैं और वो फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, प्लांट्स टू एनिमल, हायर लेवल्स के ऊपर जाकर अपने डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स शो करते हैं। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, इसी तरह से चौथी चीज़ जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में आई वो है फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। तो फर्टिलाइज़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। उसमें एक प्रॉब्लम तो यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि वाटर के अंदर जब हम लैंड में बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स यूज़ करते हैं तो वाटर में जाके अकोमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एल्गी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसी तरह नाइट्रेट पोल्यूशन स्टार्ट हो गई, यानी वाटर के अंदर नाइट्रेट्स की अकोमुलेशन स्टार्ट हो गई और माइक्रो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस यानी सॉइल का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस की तरफ चला गया। इसी तरह इस मॉडर्न एग्रीकल्चर का एक इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे ये भी आया कि बहुत सारी ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमने जनरेट करना शुरू कर दी। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का दो इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो ये है कि ऐसी वैरायटीज़ के ऊपर पैथोजेंस का अटैक बहुत आसानी से होता है और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो बहुत रैपिड होता है। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के। अच्छा, अब इसके अलावा हम कुछ इसकी इनोवेशंस पे भी बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से क्या डेवलपमेंट्स हुई और किस तरह की इनोवेशंस आई। देखिए, जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है वो उसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिक और फार्मिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें तब्दीली वाक़या हुई। सोशल सेक्टर्स में, इकोनॉमिक सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई। जो बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें ये है सबसे पहले कि क्रॉप रोटेशन मेथड जो पहले जिसके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता था, वो एक मेथड के तौर पे डेवलप हुआ। इसके अलावा डच जो थे उन्होंने पहले चाइनीज़ जो थे वो प्लोइंग के लिए ऑक्सन वगैरह या हॉर्सेस यूज़ करते थे, लेकिन डच ने उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको चेंज कर दिया ट्रैक्टर्स में और बड़ी गाड़ियों के हवाले से आप ये कह लीजिए या ट्रैक्टर्स कह लीजिए वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए प्लोइंग के प्रोसेस के लिए। इसके अलावा जो ऑनरशिप के जो राइट्स हैं वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया। नेशनल मार्केट्स बनना शुरू हो गई। टूल्स और कस्टम बैरियर्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। ये सब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से आ रहा था क्योंकि बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर रहा था, मार्केटिंग फ्लरिश कर रही थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ा, रोड्स को, कैनाल्स को, रेलवे ट्रैक्स को बेटर करना पड़ा। तो ये भी इसकी एक इनोवेशन है या डेवलपमेंट है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से आई है। फिर लैंड कन्वर्जन और लैंड ड्रेन्स और रिक्लेमेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ कि लैंड को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे रिक्लेम किया जा सकता है और कैसे उसकी जो वाटर की ड्रेनिंग है वो की जा सकती है। फार्म साइज में कैसे इजाफा हो सकता है, लैंड की कैसे ट्रीटमेंट की जा सकती है और जो एनिमल्स में ब्रीडिंग के मेथड्स हैं उनमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे की जा सकती है। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के साथ है और ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की डेवलपमेंट्स में शामिल है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली एक ट्रांजिशन है जिसमें नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस स्टार्ट हुए और ये प्रोसेस जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है बेसिकली 1750s के करीब। मतलब आप 1760s कह रहे हैं, कह सकते हैं। और इसमें ज़्यादा जो तेज़ी आई है वो 1820 से 1840 के दरमियान आई है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली ये था कि इससे पहले लोग घरों में यानी हैंड प्रोडक्शन करते थे। ठीक है जी। और इसके अलावा जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो वर्क कर रही थी। घरों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो है वो लोग बना रहे थे।
लेकिन ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हुई फिर नए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के अंदर, आयरन प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर, और वाटर पावर की एफिशिएंसी बढ़ी। ठीक है, स्टीम पावर इंजन या स्टीम इंजन आया तो स्टीम का इंजन का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ा, और फैक्ट्री सिस्टम एक पूरा डेवलप हुआ। तो ये चीज़ याद रखें कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है इसमें बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो कन्वर्ट हो गई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें बड़ी एक अहम चीज़ है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस तरह की जो आयरन स्टील मिल्स हैं, ये इस दौर में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। अब ये जो रेवोल्यूशन आया वो ग्रेट ब्रिटेन में आया, उसकी रीज़न क्या थी, ये क्या वजह थी हिस्ट्री में कि ये रेवोल्यूशन की जो बर्थ प्लेस है वो ब्रिटेन था। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियलिज्म था, और वो रिसोर्सेज को हेजमनाइज करते थे। ठीक है। इसके बाद ये है कि वहाँ वो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री था या सोसाइटी वहाँ पे बड़ी पॉलिटिकली स्टेबल थी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोल के और आयरन के रिजर्वायर्स थे। वो ब्रिटिश जो है वो इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को, और अपनी प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट करते थे। तो वो पहले स्मॉल स्केल पे थी, इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटी थी, गुंजाइश थी कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ बने और ज़्यादा प्रोडक्शन में इजाफा हो, और अल्टीमेटली उन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये कॉजेज़ हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। कॉजेज़ में सबसे पहले वही बात आ गई कि उस वक़्त एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो फूड की डिमांड बढ़ रही थी, क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है जी, और बहुत सारे वर्कर्स भी अवेलेबल थे। तो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक वे था कि हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें। ठीक है जी। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को ट्रेड का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था फैक्ट्रीज़ में, और वो चाहते थे कि वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो है वो अर्निंग करें। फिर बड़ी एक तीसरी वजह मैंने जिससे आपको पहले भी बताई है कि कोल और आयरन की जो ऑर्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, वो अवेलेबल थे। कोल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था पावर जनरेशन के लिए, और आयरन जो था वो मशीन्स में इस्तेमाल हो रहा था, और वो अवेलेबल था। इसलिए इसमें फर्दर फिर इन्वेंशंस की या डिस्कवरीज़ की ज़रूरत पड़ी, और रिसर्च की, और प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ी, तो हमने इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दी। ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन आया, बेटर रोड्स होना शुरू, रोड्स बेटर हुई, कैनाल्स और रेलवे ट्रैक्स बने। तो अल्टीमेटली उसके लिए भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंशन होना शुरू हुई, कॉटन और वुलन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई, उस पर प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हुआ, और स्टीम इंजन्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए, उनकी वर्किंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरफ लेकर गई कि हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें और उनसे मज़ीद प्रोडक्शन जो है वो हासिल करें। अब देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक मेजर टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री में। ठीक है जी। इसमें आप ये याद रखें कि हमारी डेली लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन पर्टिकुलर जो एवरेज इनकम और है लोगों की, और जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो सम इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो मेजर इम्पैक्ट है, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, और दूसरा पॉपुलेशन इंक्रीज होना है। ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी में कुछ ट्रेंड्स डेवलप हुए, वो ट्रेंड्स क्या हैं। इसमें सबसे पहले एक तो ये चीज़ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट आया। घर जो है वो ओवर क्राउडेड होना शुरू हो गए, लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू कर दी सिटीज़ की तरफ। लो वेजेस का कॉन्सेप्ट आया, वर्किंग डेंजरस वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई। लोगों ने ज़्यादा काम लिया, लोग अपने एम्प्लॉय से, और कम वेजेस दी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी क्योंकि कुछ जो लोग जो स्किलफुल नहीं थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। पोल्यूशन भी बढ़ी, और जॉब सिक्योरिटी में भी कमी हुई। ये चीज़ याद रखें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन दो मेजर इम्पैक्ट्स हैं। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, और दूसरा पोल्यूशन है। देखिए, पॉपुलेशन के हवाले से मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, मैंने आपको ग्राफ्स भी दिखाए थे, आपको टेबल्स भी दिखाई थी, और आपको मैंने डाटा भी दिया था। सेम वही डाटा यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है, तो इसको आप ज़रा एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा।
इसमें फिर वही ग्राफ्स हैं जो आपने पहले भी देखे थे कि अगर आप सारी ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो जो ये मॉडर्न एज है जिसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, उसी एज के अंदर आकर उसी टाइम पीरियड में ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज जो है वो हुई है। ठीक है, ये ग्राफ बड़ा अहम है। अच्छा, पोल्यूशन के हवाले से अगर देखें तो ये एक बहुत ही अहम ग्राफ है। ये ग्राफ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है ऊपर, कि हम देखें अगर दो चीज़ों को कंपेयर करें, इसमें ब्लू लाइंस ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और रेड लाइन जो है वो ग्लोबल पॉपुलेशन को इंडिकेट कर रही हैं। तो अगर दोनों सूरतों में आप 1880 से चले जाएं, 1890 चले या 1900 से चले जाएं, टू 10 तक, 220 तक जाएं, तो आप देखेंगे कि ग्लोबल पॉपुलेशन उस तरह से बढ़ रही है जैसे 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 ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है पॉपुलेशन का डायरेक्ट लिंक जो है वो पोल्यूशन के साथ है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ी और पोल्यूशन भी बढ़ी। सो दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने कंसंट्रेशन ली हुई है मिलियन मेट्रिक टन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसके अलावा अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने टाइम पीरियड लिया हुआ है। सही है, तो ये ग्राफ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पोल्यूशन और पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, और ये दोनों बहुत बड़े आउटकम्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हमें फेस करना पड़े। अच्छा बच्चों, ये तो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। इसके बाद एक टॉपिक है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट 1972। 1972 में पहली एफर्ट की गई थी जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन की डेवलपमेंट के हवाले से की गई थी। इसमें 26 प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए गए थे। इसके बारे में आपने काइंडली जो है एक दफ़ा रीड आउट करना है, क्योंकि इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है। इसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो ये हिस्ट्री का एक टॉपिक है, इसको आप जस्ट रीड आउट करेंगे कि 26 प्रिंसिपल्स क्या थे और इस कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस क्या थी। इसको आप पढ़ के ज़रूर रखेंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं वैसे नोट्स के शेयर कर रहा हूँ आपको, ये आप चैप्टर को खुद रीड आउट करें। ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और वो आप जब रीड आउट करेंगे तो आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज़रा रीड आउट कीजिएगा, और बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और नए टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसको आपने रीड आउट करना है सबने। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।